फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कर लिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि खाला जो है वो बच्चों के साथ अपने अनुभव बांटने में क्या है, बहुत ही उन्हें खुशी हो रही है। ठीक है, अब हम इससे आगे आज वाली वीडियो में करेंगे। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, उसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। किससे? खाला से बोल रहा है वो। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब वह अब तक क्रिकेट के मैच और मतलब जो वो क्रिकेट वगैरह खेल रहा था वो सब कुछ भूल चुका था। उसे किसमें इंटरेस्ट आ गया था कि नगर निगम कैसा होता है, कितने लोग काम करते हैं, कैसे काम होता है, ये सब में इंटरेस्ट आ चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। खाला बताती हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्योगों उद्यानों का देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। अब वो कहते हैं कि मतलब हर एक डिपार्टमेंट अलग होता है, विभाग अलग होता है, कचरा का अलग होता है, बिजली विभाग अलग होता है, जल विभाग अलग होता है। और वो किस विभाग में थी? वो किस में थी? मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। किस में थी वो? सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। और वो किस विभाग में थी? सफाई विभाग में थी, लेकिन वो क्या वहाँ पर वो लेखा विभाग में काम करती थी। उसी खाला बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचड़े को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़े मज़ेदार है। जैसे कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्ते चूहे का जमावाड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, क्योंकि घर वालों को यही डर रहता है कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना, क्योंकि कूड़े कचरा इतना होता है कि बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को घर से ज़्यादा देर बाहर नहीं रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब लोगों का विरोधी है हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ये कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। ठीक है, अब ये जो नगर निगम काम करते हैं ये लोगों द्वारा दिए गए जो टैक्स है उसी से ही किए जाते हैं। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। क्या संपत्ति कर देना होता है। और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना पड़ता है। जितना बड़ा घर उतना ही बड़ा कर देना पड़ता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 20 से 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइए तो टिकट पर ध्यान से देखिए कि हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इसी तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। अब क्या
ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये सब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में क्या देते हैं, कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो सरकार होती है उसी कर से क्या होता है, जनता की सुविधाओं को उपलब्ध करवाती हैं। का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्डों के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उन्हें हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गईं। अब गंगाबाई जो थी, उन्होंने कहा कि जब वोट देते हैं तो हमें पार्षद से अपनी मतलब जो बात कहना वो उचित है, उनके पास हम जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और वो क्या किया, औरतों को लेके, समूह को लेके क्या उनके घर पे पहुंच गई। सभी औरतों घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। अब क्या किया, उन्होंने अपने मोहल्ले में जो जो कमी थी उसके बारे में उन्हें बताया। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। किससे? आयुक्त से मिलने चलेंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए और उस पर जितने लोग भी हैं इस चीज़ के लिए, तो उन सबके जो है सिग्नेचर करवाइए। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए और उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ में ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोग दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं हैं। गंगाबाई ने तपक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। अब वो क्या था, वो गुस्से से आई और उन्हें बोला कि शायद से आपको हमारे इलाके में ही ट्रक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो है अमीर इलाकों में आप खूब कचरा उठाते और वहाँ के लिए आपके पास पर्याप्त ट्रक उपलब्ध हैं। जहांगीर ने झट से कहा। इससे आयुक्त का तो मुँह ही बंद हो गया। और क्या गया, उनका ऐसा जवाब सुन के जो वहाँ का आयुक्त था उसका तो मुँह बंद हो गया, मतलब कि वो धरे के धरे रह गए। ठीक है, और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए क्या। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे मोहल्ले से गंदगी या कचरा साफ नहीं हुआ तो क्या हुआ, वहाँ की औरतें जो है धरना प्रदर्शन करेंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती। तो रेहाना के मन में तो सवाल उठते ही रहते हैं, तो उन्होंने झट से पूछा कि क्या गलियों की सफाई हो गई? 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो लोग अपनी बात पे अड़े रहे तब जाकर नगर निगम जो प्रशासन है उसने क्या किया, गौर किया और मोहल्ले की सफाई पर ध्यान दिया। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे कॉलम है, इसको पढ़ लेते हैं हम। खाला ने सेवानिवृत्ति होने के बाद से क्या क्या बदला। अब खाला ने
सेवानिवृत्ति होने के बाद से क्या क्या बदला। ठीक है, यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाना और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। अब निजीकरण किसको कहते हैं? अगर अपने आप से कोई भी निजी इंसान को अपने पास रखना और उससे काम करवाने के लिए क्या कहते हैं? उसे निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन समूहों जो पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनियां करती है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम साफ सफाई नियम रूप से होने लगे। अब गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? किस बात का? क्योंकि उनके मोहल्ले में कचरा पड़ा था तो इस बात का। ये सब क्वेश्चन है। यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुगत अंत हुआ, माला ने कहा। अब अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। कौन देख रहा था? माला। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। अब सभी बच्चों को क्या, गंगाबाई की जो कहानी थी उनको सुनकर बहुत मज़ा आया। उनको इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी और उन्हें बहुत मानते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें सब समझ में आ गया था कि क्यों लोग उन्हें इतनी इज्जत देते थे। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रिहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। अब रिहाना के सवाल तो ख़त्म ही नहीं होते। रिहाना तो बहुत चंचल लड़की है, उसके सवाल पे सवाल होते रहते हैं। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? अब जो रिहाना था उसके माइंड में आ गया, घर पे जो 2 कूड़ेदान हैं, क्या एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा के लिए, क्या वो भी रिहाना ने कहा कि वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था कि घर के अंदर 2 कूड़ेदान होने चाहिए? खाला हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कचरा जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो कॉलम दिया गया उसको हम पढ़ लेते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कचरा पास की नाली या सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करती थी, जिससे स्थापित एवं बदतर स्थिति थी वहाँ की सूरत की। प्लेग हवा के जरिए फैलता था। जिन लोगों को प्लेग हो जाए वह दूसरों से अलग रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोग शहर छोड़ गए थे। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया था कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करें, सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई होए। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। देखिए, सूरत पहले बहुत ही गंदा था, लेकिन वहाँ पे इतने सारे लोगों को बीमारी हुई, इतने सारे लोगों ने सूरत को छोड़ा, दूसरे स्थान पर बचे। लेकिन उसके बाद से सूरत में सरकार ने इतना ज़्यादा सफाई अभियान चलाए कि सूरत आज जो है हमारा
जो चंडीगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर आता है। चलिए इसी के साथ एक और कॉलम है यहाँ पे लास्ट में, ये भी पढ़ लेते हैं, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता एवं साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्टर तैयार करें और इस पर अपने स्कूल के प्रदर्शित करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सरकार, जो हमारी सरकार है, उन्होंने क्या किया था कि 2014 में 2 अक्टूबर को एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया था, जिसमें क्या है कि भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, गली में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, हर तरीके से भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये पार्ट 7 का जो मतलब पार्ट 2 है वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वाली भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलेंगे आपको इस अगला चैप्टर लेकर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।